भी जुड़े हैं। निकुंज, मॉर्निंग टू यू। पिछले हफ्ते आपने काफ़ी अहम मुलाकात की और वो एक ऐसी हस्ती के साथ की जिन पर सबकी नज़रें बनी हुई थी पिछले हफ्ते और इस हफ्ते भी, इनफैक्ट इस पूरे साल के लिए काफ़ी क्रिटिकल हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। यू नो आपका की टेक अवे क्या था इस पूरी बातचीत से? बिकॉज देर आर सो मेनी बॉल्स इन द एयर, देर आर सो मेनी मूविंग पार्ट्स। अगर हम इकोनॉमी के लिहाज से देखें, जियो पोलिटिकल सिचुएशन, क्रूड का मूवमेंट, महंगाई की चिंता, इन सब के बीच फंडामेंटली भारतीय इकोनॉमी की अच्छी रिकवरी जो कि मार्केट्स में भी रिफ्लेक्ट कर रही है, और उन्होंने आपसे बातचीत में कहा भी कि उन्हें एटलीस्ट कोई ओवर हीटिंग मार्केट में नहीं लगती है, रिटेल पार्टिसिपेशन होना बहुत अच्छी बात है। तो की टेक अवे आपका क्या था? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट की टेक अवे था जो आपने लास्ट में मेंशन करा अभी मिहिर, की फाइनेंस मिनिस्ट्री को लगता नहीं शेयर बाज़ार में बबल है। और एक बहुत एक महत्वपूर्ण साइन है। हमने सीधा देखा कि क्रिप्टो के अंदर जहाँ पे ज़बरदस्त स्पेकुलेशन हो रही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी टैक्स लगाया, क्योंकि उनको डर है कि इस प्रकार की जो स्पेकुलेशन चल रही है उसको रोकना चाहिए। हालांकि फाइनेंस मिनिस्ट्री या रेगुलेटर मार्केट वैल्यूएशन पे कभी टिप्पणी नहीं करते हैं, मगर इस समय हम जो ट्रेंड देख रहे हैं, द फैक्ट दैट द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हैज डिसाइडेड टू गिव अ व्यू ऑन द फैक्ट दैट स्टॉक मार्केट की जो साइकिल है, जिसका कारण इकोनॉमी की मजबूती है, जिसका कारण अर्निंग्स के अंदर जो उछाल आ रहा है वह इंटैक्ट है, वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज है कि मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव आता रहेगा, करेक्शन आते रहेंगे, मगर बबल नहीं है। बबल का मतलब ये होता है कि एकदम सब धराशायी होने वाला है, एकदम मार्केट गिरने वाला है, इकॉनमी बैठने वाली है, वैसा नहीं है। इफ़ एट ऑल वित्त मंत्री से मिलकर के एक प्रकार का मुझे कॉन्फिडेंस ज़रूर आया है कि जो सरकार सोच रही है एक लंबी अवधि के लिए काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। भले ही हम ऑन ग्राउंड एक्टिविटी की बात करें, भले हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें, भले हम बात करें कि सरकार ने किस प्रकार के चेंजेस करे हैं, जहाँ पर बैंक्स की जो स्थिति थी अब कितनी बढ़िया हो चुकी है। तो एक टेक अवे जो मिहिर यही है कि सरकार इस समय कमिटेड है ग्रोथ का जो मोमेंटम वापस आया उसको मेंटेन करने के लिए। दे आर वेरी 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 strong in terms of making changes. They are very clear that the economy right now needs help, and they are very clear that अगर वो infrastructure, अगर वो शिपिंग, डिफेंस, रोड, लॉजिस्टिक्स इन सेक्टर में निवेश करती हैं तो उसका मल्टीप्लायर बहुत मिलेगा। तो एक ग्रोथ डीएनए हम बोलते हैं ना मिहिर, अगर हम देखें तो एक ग्रोथ डीएनए वापस आ चुका है। अगर हम सरकार की बैलेंस शीट को एनालाइज करें तो एक ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है इस बैलेंस शीट के अंदर। देखिए मीर, आरोप का जितने भी कॉम्प्लिकेशंस थे बिहाइंड अस हैं, बैंक्स रिकैप हो चुका है, सब्सिडीज़ के जितने भी ऑफ बैलेंस शीट आइटम थे उनको सेटल करा जा चुका है। तो अगर मार्केट में हम जैसे करते थे ना ट्रेजेक्ट्री ऑफ अर्निंग्स कहाँ पर है, तो ट्रेजेक्ट्री ऑफ अर्निंग्स अर्थात इकोनॉमी का जो रुख है वह ऊपर जा रहा है, क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स इंप्रूव हो रही हैं और जो बैलेंस शीट है इस समय मजबूत है। Right, मॉर्निंग निकुंज। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट, बैलेंस शीट इंप्रूव हो रही है और हम ये कॉर्पोरेट अर्निंग्स में भी रिफ्लेक्शन देख रहे हैं क्लियरली। अगर मोर देन 50% ऑफ द कॉर्पोरेट अर्निंग्स अब तक जो इस क्वार्टर की रिपोर्ट हुई है वो उम्मीद से बेहतर हुई हैं। बैंक्स की बात करें तो वहाँ एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। अब क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग्स आर बड़े नंबर्स अब क्लोज हैं, खत्म होने वाले हैं, इसके बाद बड़े ट्रिगर्स क्या रहेंगे? किस तरह का रिफ्लेक्शन हम क्रूड प्राइसेस में देख रहे हैं? वहाँ पर एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर दिख रहा है क्लियरली। कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो अभी फिलहाल रिपोर्ट हो रहे हैं और आगे आने वाले क्वार्टर में क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? आप किस तरह से देख रहे हैं इसे? प्रियंका, आपने कई प्रश्न एक चीज़ों में मर्ज कर दिए हैं। देखिए, इस हफ्ते और अगले 2-3 हफ्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो क्रेडिट पॉलिसी है उसकी इम्पोर्टेंस इस समय काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज ये बजट के ठीक बात आ रही है। बॉन्ड यील्ड 7% हो चुकी है। क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस समय एक बॉन्ड यील्ड्स और इन्फ्लेशन को लेकर के चिंतित रहेगा? उनकी जो टोन थोड़ी सी हॉकिश थी, क्या वह और हॉकिश हो जाएगी? क्योंकि ग्लोबल
क्योंकि यूएस फेड इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने वाला है, क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनडायरेक्टली एक वो बड़ा संदेश देने वाला है, क्या वो एक सिनारियो है। सेकंड सिनारियो प्रियंका ये हो सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या बोलेगा कि भाई इन्फ्लेशन है, मगर 4 से 6% इन्फ्लेशन जो है भारत में हिस्टोरिकल इन्फ्लेशन रहती है, अभी हमने उस जो खतरे की लाइन है उसको पार नहीं करा है। सेकेंड हाफ में इन्फ्लेशन कम हो सकती है क्योंकि सप्लाई साइड इश्यूज कंट्रोल होने वाले हैं। क्रूड के अंदर जो स्पाइक आई थी वह टेम्प्रेरी है और इस समय इकोनॉमी को लो इंटरेस्ट रेट की ज़रूरत है। तो देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस प्रकार का व्यू हमसे शेयर करता है। अगर ब्याज दर ऊपर जाते हैं तो इसका प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। इसका प्रभाव स्पेशली कंज्यूमर एंड पर पहले आएगा, ऑटो लोन्स, होम लोन्स, पर्सनल लोन्स। तो अगर ब्याज दर बढ़ती हैं तो उस सेक्टर को और उस एंड ऑफ उस डिमांड को ज़रूर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस हफ्ते की अगर आप बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो व्यू है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो क्रेडिट पॉलिसी है, वो उसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। निकुंज, गुड मॉर्निंग। अब इसमें देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने भी अपने नंबर्स दिए हैं और इसका मीनिंग है कि एसबीआई किस तरह के नंबर देता है और आगे क्या रोड मैप देता है। आपका इस पे टेक क्या है? इनकी अर्निंग्स में प्रॉफिट भी ठीक हुआ है और साथ ही एनपीएस भी अच्छे से रिकवर कर रहे हैं ये। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो एनपीएस हैं हिस्टोरिकल लो पर हैं और हिस्टोरिकल लो का मतलब है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एनपीएस इस लेवल तक कभी नहीं आए हैं। तो अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एनपीएस अगर इतने नीचे हैं तो इसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस समय ज़्यादा लेंडिंग नहीं करी है और क्योंकि आपने लेंडिंग नहीं करी है, आपने काफ़ी कॉशन आपने एक प्रकार से अडॉप्ट करा है, उसकी वजह से आपके एनपीएस कम है। या फिर सेकंड, इकोनॉमी के अंदर इस समय इतना अपटेक आ रहा है और जो कंपनीज इतना बढ़िया कैश फ्लो जनरेट कर रही हैं कि उसकी वजह से इन बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एनपीएस नीचे हैं। आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लेंडिंग भी बहुत अग्रेसिव नहीं करी है और इकोनॉमी में ज़ाहिर है अपटर्न तो दिख ही रहा है। अगर आप बड़े कॉर्पोरेट्स की बात करें, अगर आप मीडियम एमएसएमई की बात करें तो उनके अंदर इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिल रहा है। तो एसबीआई की जो ट्रेजेक्ट्री है वह अच्छी है, वह स्ट्रॉन्ग है। अब जो डिबेट होगी इस साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, लास्ट ईयर की डिबेट थी भाई कोविड का इम्पैक्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या प्राइवेट बैंक्स या बैंकिंग सेक्टर को क्या पड़ा है। कोविड के इम्पैक्ट से सब बैंक सब निकल चुके हैं। वोडाफोन के जैसे जो बड़े इश्यूज़ थे वह हमारे पीछे जा चुके हैं। स्टील सेक्टर, पावर सेक्टर के जो इश्यूज़ थे वह ख़त्म हो चुके हैं। तो इस साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए जो डिबेट रहेगी वह ये रहेगी कि क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने रिटर्न रेशियोज़ इंप्रूव कर सकता है, कॉस्ट, रिटर्न ऑन एसेट, फी बेस्ड इनकम। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उनको इम्प्रूव कर सकता है तो जाहिर है जो गैप अभी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे प्राइवेट बैंक्स में है वह कम होगा। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक पिछले एक साल में 70% से ऊपर बढ़ा है, मगर मुझे अभी भी लगता है कि जो साइकिल जब टर्न होती है तो जिस कस्प पर आप खड़े हुए हैं, जो आपका बैलेंस शीट साइज़ है, वह आपको काफ़ी उसमें ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। देखिए प्राइवेट बैंक्स क्यों प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं, वह ग्रो करते हैं, एनपीएस कम होते हैं, टेक्नोलॉजी है, फी बेस्ड इनकम है। क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एनपीएस कम हो चुके हैं? क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है? जी हाँ, 30 से 35% उनका जो टोटल अभी रिटेल के अंदर लैंडिंग हो रही है यूनो के थ्रू हो रही है। क्या इनकी क्रेडिट साइकिल, क्या इनके रिटर्न रेशियोज इंप्रूव हो सकते हैं? जी हाँ। क्या ये अगली क्रेडिट साइकिल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जी हाँ। और इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड की लिस्टिंग है। तो कुल मिलाकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक मुझे अभी भी लगता है कि मार्केट आउट परफॉर्मर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये बेहतरीन एनालिसिस करने के लिए एसबीआई के रिगार्डिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए भी।